हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीखने के सिद्धांत के बारे में, है ना। स्किनर, पैवलोव, इसके अलावा जो भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से थॉर्नडाइक के भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत के बारे में, है ना। तो जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग कि थॉर्नडाइक ने किन किन बातों को रखा था, क्या क्या इन्होंने बात किया प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में। तो आप सभी को पता होगा, है ना, थॉर्नडाइक जो है क्या है, व्यवहारवादी हैं, है ना। तो इनका जो सिद्धांत होगा वो बिहेवियरिस्ट जितने भी हैं, है ना, उसी के अनुकूल होगा। तो ये क्या है, बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। ये जब शोध कर रहे थे तो उस समय जो है एक एनिमल, है ना, जिस समय ये पीएचडी कर रहे थे उसी समय एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर, है ना, शीर्षक के ऊपर ये काम कर रहे थे। और इसी समय में इन्होंने जो है पशु एवं मनुष्य में किस प्रकार से सीखना होता है इसकी इन्होंने चर्चा किया। अब यहाँ पे बात करें कि इन्होंने क्या बात कहा था, तो इनके अनुसार बोला गया कि जब भी बालक के सामने, है ना, जब भी किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, उद्दीपन दिया जाता है ना, जब बालक के सामने क्या किया जाता है, उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है, तो बालक उसके प्रति बहुत सारी अनुक्रिया को करता है, ठीक ना, बहुत सारी अनुक्रिया देता है। और फिर क्या होता है, उसमें से कोई एक सही अनुक्रिया, है ना, सही अनुक्रिया का जो है क्या हो जाता है, सही अनुक्रिया का संबंध उस उद्दीपक से हो जाता है, उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है। और इसी का नाम इन्होंने क्या रखा, सीखना। इसी संबंध को इसने इन्होंने क्या कहा, सीखना कहा। ठीक, तो समझ आ गया आपको कि सबसे पहले बच्चे के सामने उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है, उस उद्दीपन के प्रति व्यक्ति क्या करता है, बच्चे जो होते हैं बहुत सारे अनुक्रिया देते हैं, ठीक है ना, और उसी के बीच में क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है, जिसका नाम क्या है, सीखना है। अब यहाँ पे इन्होंने बात किया, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें इस सिद्धांत में कि कौन कौन सी बात कही है इन्होंने, है ना, डिटेल अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पशु हो या मनुष्य हो, है ना, पशु हो या मनुष्य, दोनों में जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक समान होती है। मतलब दोनों जो है प्रयत्न एवं भूल के आधार पर सीखता है। दूसरी की अगर बात करें तो सीखना क्या होता है, सीखना क्रमोत्तर होता है। मतलब बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे क्रम में किसी चीज़ को अभ्यास के द्वारा सीखता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि वो किसी के अचानक उसके पास आइडिया आ गया और अचानक से कोई चीज़ सीख लिया, ऐसा नहीं। इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को बच्चा क्या करता है, अचानक नहीं सीखता है। कैसे सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, क्रमोत्तर सीखता है, मतलब क्रम में, सीक्वेंस में सीखता है। नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने कहा कि सीखना जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है ना। सीखना क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। मतलब बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट किसी चीज़ को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सीखने में जो है उनको किसी प्रकार की चिंतन या किसी प्रकार का विचार की आवश्यकता होता है। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे जिस समय ये शोध कर रहे थे, जिस समय ये शोध कार्य कर रहे थे, तो शोध के समय में, है ना, शोध के समय में इन्होंने जो है प्रयत्न एवं भूल के स्थान पर क्या वर्ड यूज़ किया था, चयन एवं संयोजी, है ना, चयन एवं संयोजी या चयन एवं संबंध यहाँ पे कह सकते हैं, चयन एवं संबंध, है ना, चयन एवं संबंध इन्होंने वर्ड यूज़ किया था। चयन से क्या होता है, चयन वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारे अनुक्रिया में से एक सही अनुक्रिया का चयन करता है, ठीक है। और सही अनुक्रिया का चयन करने के बाद क्या होता है, उद्दीपन के साथ, उस विशेष उद्दीपन के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये है आपका चयन एवं संयोजी, जो कि शोध के समय में प्रयत्न एवं भूल के स्थान पर क्या हुआ था, यूज़ किया गया था। तो आपको इतनी बात ध्यान में रखना है। व्यवहारवादी थे जो थॉर्नडाइक हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बात किया, बच्चे जो होते हैं, बच्चे के सामने अगर उद्दीपन दिया जाता है तो उसमें अनुक्रिया करता है, सही अनुक्रिया का व्यक्ति का करता है, उस उद्दीपन के साथ संबंध स्थापित होता है, जिसको सीखना कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बात किया, पशु और मनुष्य में क्या होता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आपका नेक्स्ट बात है, इन्होंने सीखने के कुछ नियम दिए हैं, है ना। तो सीखने के इनके द्वारा जो है कुछ नियम दिया गया है, सीखने के नियम, है ना, लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम, है ना, जिसमें दो प्रकार के इन्होंने नियम दिया। सबसे पहला जो है वो है मेजर या फिर प्राइमरी लॉ ऑफ, है ना, मेजर या प्राइमरी लॉ, और दूसरा था आपका सब ऑर्डिनेट लॉ। मेजर या प्राइमरी लॉ, दूसरे को क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट लॉ, ठीक है, सब ऑर्डिनेट लॉ, सब ऑर्डिनेट लॉ, जिसको बोलते हैं सहायक नियम, है ना, सीखने के सहायक नियम, सीखने के सहायक नियम, सहायक नियम। तो सीखने के सहायक नियम 5 नियम दिए हैं यहाँ पे। और प्राइमरी लॉ जो कि मुख्य नियम है, सीखने का मुख्य नियम,
सीखने का मुख्य नियम है ना, सीखने का जो मुख्य नियम है वो इसका 3 मुख्य नियम बताया गया है। सीखने का मुख्य नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है ना, सीखने का मुख्य नियम। तो पहला जो नियम है सीखने का, पहले हम लोग मुख्य नियम की बात करते हैं, फिर हम लोग सहायक नियम को देख लेंगे। तो यहाँ पे सीखने का जो मुख्य नियम है उसमें पहला जो है आपका तत्परता का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ये क्या बताता है? लॉ ऑफ रेडीनेस। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है बच्चों के लिए है ना, या सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या? तत्परता है ना। सीखने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले बच्चे क्या हो? तत्पर हो सीखने के लिए। अब बच्चे सीखने के लिए तत्पर कब होंगे? जब बच्चों को है ना क्या होगा, किसी विषय में मतलब उनको जो है रुचि होगा, उनको रुझान होगा। जिस विषय में उनकी रुचि और रुझान अधिक होगी है ना, जिनको जिस कार्य को करने से उनको संतुष्टि मिलता होगा, उन कार्यों में उनको क्या देखा जाएगा? तत्पर देखा जाएगा। वो काम वो करना चाहेंगे, तथा जिस काम में क्या होगा, उनको खीज उत्पन्न होगा है ना, जिस काम में उनको खीज उत्पन्न होगा, जिस काम में वो असंतुष्ट होंगे, उस काम को वो करना नहीं चाहेंगे है ना, कार्य को करना नहीं चाहेंगे। तो ये था आपका तत्परता का सिद्धांत। जब बच्चे के अंदर जो है रुझान होगा जिस सब्जेक्ट के अंदर, तो उस सब्जेक्ट को सीखना चाहेगा, सीखने के लिए तत्पर होगा। तो सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि बच्चे रेडी हो सीखने के लिए है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा आपका है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम क्या कहता है ना, आप सभी को पता है कि व्यक्ति जो है, अभ्यास से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर पूर्णता आती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब यहाँ पे बच्चों को जो है क्या कराना चाहिए, बीच बीच में प्रैक्टिस कराना चाहिए। जब भी किसी विषय वस्तु को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है समय समय पर, तो वो चीज़ उसको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। और इसको इन्होंने जोड़ा है लॉ ऑफ यूज से है ना, लॉ ऑफ यूज जिसको बोलते हैं उपयोगिता का नियम या उपयोग का नियम, उपयोग का नियम। और दूसरा इन्होंने बोला है कि जब भी किसी व्यक्ति कोई बच्चा को जो है वो दोहराया नहीं जाता है, विषय को बच्चा दोहराता नहीं है, तो क्या करता है, वो भूल जाता है। और भूलने के जो नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज है ना, लॉ ऑफ डिसयूज जिसको बोलते हैं अनुपयोगिता का नियम, अनुपयोगिता का या अनुपयोगिता या अनुपयोग का नियम, ठीक है, अनुपयोग का नियम या अनुपयोगिता का नियम। तो इतनी बात क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आपने देखा 3 मुख्य सिद्धांत। पहला था आपका तत्परता, अभ्यास। अभी दूसरा, तीसरा एक और है आपका क्या, तीसरा को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट। वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसको बोलते हैं प्रभाव का नियम है ना, प्रभाव का नियम है ना, प्रभाव का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या होता है फ्रेंड्स है ना, ये होता है आपका क्या, बच्चे के जो कार्य होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कार्य पे पड़ने वाले इफेक्ट के ऊपर है ना। अगर कार्य करने के उपरांत बच्चे को क्या हुआ, संतुष्टि प्राप्त हुआ है ना, संतुष्टि प्राप्त हुआ, या बच्चे को जो है प्रशंसा की गई है ना, प्रशंसा पुरस्कार दिया गया, तो बच्चे किसी कार्य को दोबारा से करना चाहेंगे। लेकिन उसके अपोजिट अगर हो गया, कार्य करने के उपरांत उनको अगर क्या हो गया, उनको अगर दंड दिया गया है ना, उनको असंतुष्ट हो गया, वो खीज उत्पन्न हो गया, तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चे उस कार्य को दोबारा करना नहीं चाहते हैं। तो कार्य का प्रभाव डिपेंड करता है ना, व्यक्ति के जो है कार्य करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसके प्रभाव के ऊपर कि बच्चा वो काम को करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। तो आपने देखा यहाँ पे मुख्य नियम 3 प्रकार के थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। पहला तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसमें सीखने के लिए जरूरी है कि बच्चे क्या हों, तत्पर हों। दूसरा है आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जितना अधिक दोहराया जाएगा पाठ को उतने जल्दी क्या हो जाएगा, वो चीज़ याद रहेगा, जिसको हम लॉ ऑफ यूज बोलते हैं, उपयोगिता का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जितना दोहराया नहीं जाएगा क्या होगा, लॉ ऑफ डिसयूज, जिसको अनुपयोगिता का नियम कहते हैं। और लास्ट है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब कि कार्य का प्रभाव जैसा होगा है ना, उसके आधार पर बच्चे क्या करते हैं, किसी भी काम को दोहराना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये था आपका सीखने के मुख्य नियम। अब हम आगे बात करेंगे सीखने के सहायक नियम के बारे में। तो पहला आपका सीखने का जो सहायक नियम है वो आपका क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम। पहला जो सीखने का जो सहायक नियम है वो क्या है आपका, बहु अनुक्रिया का नियम।
बहु अनुक्रिया का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये जो नियम है वो ये कहता है कि बच्चे जो होते हैं बहुत सारे अनुक्रिया के फलस्वरूप किसी भी चीज़ को सीखता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को जो है बच्चों को स्वयं कार्य करके सीखने के ऊपर बल देना चाहिए। बच्चे स्वयं जब कार्य करके सीखेंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारी क्रिया करेंगे, और जब बहुत सारी क्रिया होगा तो यही तो कहता है कि बहु अनुक्रिया का नियम, बहुत सारी क्रिया कर करके बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं वो अधिक करने के लिए, अधिक सीखने के लिए क्या हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। तो ये है आपका बहु अनुक्रिया का नियम, जो आपका किस में आता है, सीखने के सहायक नियम के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है क्या, मनोवृत्ति या फिर मानसिक वृत्ति का नियम, है ना, मनोवृत्ति या फिर मानसिक वृत्ति, यहाँ पे हम लिख देते हैं मनोवृत्ति। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड। ये क्या होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि बालक का, है ना, क्या मनोवृत्ति है सीखने के प्रति, है ना, बालक जो है किस विषय में अधिक जो है रुझान उसके अंदर होता है। तो मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है कि बालक जो है कौन से चीज़ में जो है ज़्यादा सीखना, है ना, कार्य करने की, किस कार्य में जो है बच्चे जो हैं वो तत्पर है ना, कौन से कार्य में तत्पर है बच्चा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मनोवृत्ति के ऊपर। अब जैसी उसकी मनोवृत्ति होगी उसका क्या होगा, उस कार्य के प्रति तत्परता उतने ही क्या होगी, अधिक होगी। अब किन्हीं को जो है मैथ पढ़ने की बहुत अच्छी एटीट्यूड होती है, वो मैथ्स के क्लास में कभी मिस नहीं करते हैं। किन्हीं को जो है ना संस्कृत बहुत खराब लगता है या फिर इंग्लिश बहुत बेकार लगता है, तो वो इंग्लिश या संस्कृत की क्लास में मनोवृत्ति नहीं दिखाते, तत्पर नहीं रहते क्लास को करने के लिए। तो ये होता है आपकी मनोवृत्ति, जो कि निर्भर करता है किसके ऊपर, है ना, उस कार्य को करने की तत्परता के ऊपर। अगर वो कार्य जो है आपको संतुष्टि देती होगी, है ना, आपको उसमें मन लगता होगा, तो आपके उसमें तत्पर होते होंगे और इसलिए आपकी मनोवृत्ति जो है उसके ऊपर ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये है मनोवृत्ति का नियम। क्या कहता है कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, शिक्षक को चाहिए कि जिस विषय वस्तु के ऊपर बालक की मनोवृत्ति अच्छी है ना, बालक पढ़ना चाहता है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर अधिक बल दे, है ना, उसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या दे, अधिक बल दे, मतलब शिक्षक जो है उसी सब्जेक्ट को पढ़ाए। ठीक है ना, तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षा, है ना, शिक्षण और छात्र, है ना, शिक्षण और छात्र के प्रति क्या हो, धनात्मक मनोवृत्ति उत्पन्न हो, है ना, शिक्षण और छात्र, है ना, छात्र और जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हो, ठीक ना, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, और छात्र जिस सब्जेक्ट को आप शिक्षण करा रहे हो, और छात्र दोनों के बीच में क्या हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो ऐसा जब होगा तो बच्चे सीखने के लिए क्या रहेंगे, वो प्रेरित रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तत्व प्रबलता का नियम, नेक्स्ट है आपका तत्व प्रबलता का नियम, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, प्रीपोटेंसी ऑफ लर्निंग। अब सीखने के दौरान ऐसा होता है ना, कि कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो कि बहुत रिलेवेंट होता है ना, कोई विषय वस्तु से रिलेटेड कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है और कोई इरेलेवेंट होता है। तो टॉपिक बहुत सारे रिलेवेंट होते हैं, कुछ इरेलेवेंट होते हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो टीचर को इस समय ध्यान देना चाहिए, है ना। ये नियम बताता है कि शिक्षक को उस समय क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो रिलेवेंट टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप पहले उसको पढ़ाएं, फिर आप क्या करें, जो कम महत्वपूर्ण है, मतलब जो इरेलेवेंट है, आप उसको पढ़ाएं, जो कि अनुपयोगी है, या फिर जो कम महत्वपूर्ण है आप उसको बाद में पढ़ाएं। तो जो इरेलेवेंट है, जो अधिक महत्वपूर्ण है, उसको क्या करना चाहिए, टीचर को पहले पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो इसको पहले पढ़ाएं और इसको देन आप क्या करें, जो कम महत्वपूर्ण है आप उसको क्या करें, आप उसको बाद में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चौथे की अगर बात करें तो ये है आपका अनुरूपता, या इसी को बोलते हैं सदृश्यता का नियम, सदृश्यता का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ
एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉगी या फिर सिमिलरिटी, लॉ ऑफ एनालॉगी और सिमिलरिटी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो, है ना, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो, जो नया चीज़ आपने देने जा रहे हो स्टूडेंट को, उसकी जो सार्थकता है और जो पहले जो आप पढ़ाए हो, है ना, जो अनुभव बच्चे को प्राप्त हुआ है पूर्व में पढ़े गए विषय से, है ना, उसकी सार्थकता से आप उसको क्या करो, है ना, जोड़ करके आप पढ़ाएं। तो यहाँ पे जब भी आप किसी चीज़ को, नए चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसकी सार्थकता, है ना, उसकी जो सार्थकता है, उसको जो पुराने अनुभव है ना, उससे क्या करें, आप जोड़ने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से क्या होगा, और ये जो दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो डिपेंड करता है, ये दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो भी समान तत्व होगा, ठीक है, जो भी समान तत्व होगा। अब जैसे ऐसा अपने साइंस में जैसे आप पढ़े, है ना, भोजन के घटक, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आपने 7 में भी पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो 6 में आप क्या पढ़े, है ना, कि कौन कौन से भोजन के घटक होते हैं, आपने देख लिया वहाँ पे कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, वसा, ये सभी जो है घटक होते हैं। तो आपने 6 में ये चीज़ देख लिया। 7 में आकर के आपने क्या देखता है, आप देखते हैं क्या उसके बारे में कि कौन कौन से जो है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से आपने 6 में पढ़ा था, और उसके बाद जो है ना, उसके आगे जो है हम लोग देखते हैं कि विटामिन से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। इसके अलावा जो भी और डिटेल हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, कि किस प्रकार से जो है पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, है ना, आगे चल करके। तो पुराने जो आपने अनुभव तैयार किया, है ना, उसके आधार पर जब आप नए विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, सीखने की जो प्रबलता है वो तीव्र होती है। ये कहता है कौन, सादृश्यता का नियम। और टीचर को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जो भी सिमिलरिटीज़ हैं, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, टॉपिक को जो है पढ़ाना चाहिए। तो ये था आपका चौथा। नेक्स्ट है आपका साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, है ना, TING, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये क्या कहता है कि यदि कोई अनुक्रिया करना बच्चा सीख गया, है ना, मतलब यदि किसी अनुक्रिया को करने की क्षमता बच्चे के अंदर डेवलप हो गई, तो वो किसी नई उद्दीपन से भी क्या करेगा, वो अनुक्रिया को करना सीख लेगा, है ना। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि यदि आप जब छोटे बच्चे हैं उस समय अगर आपने उसके अंदर नई, मतलब अच्छी अभिवृत्ति, अच्छी आदत आपने अगर डेवलप कर दी, तो क्या होता है, वो छात्र जो है बड़े होकर के नए परिस्थितियों में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब जो चीज़, वो जिस चीज़ को करने की क्षमता उसके अंदर हो गई, जो चीज़ पहले से वो डेवलप था, है ना, उस चीज़ का वो बाद में क्या कर सकता है, दूसरे जगह पे उसका अन्य परिस्थितियों में उसका सही से उपयोग कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। ठीक, तो ये है आपका साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो आपको आई होप आपको 5 ये जो है सहायक नियम सीखने का ये आपको समझ में आ गया होगा। बहु अनुक्रिया का नियम, बहुत सारे अनुक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। मनोवृत्ति का नियम, जब जिस विषय वस्तु में बच्चे की रुझान, बच्चे की मनोवृत्ति अधिक होती है, अगर उस तरीके से उस पर अगर टीचर अधिक बल दे तो बच्चे जल्दी से सीखते हैं। तत्व प्रबलता का नियम, है ना, जो रिलेवेंट टॉपिक होता है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, अगर पहले वो पढ़ा दिया जाए, फिर आपका इरिलेवेंट जो आपका कम महत्वपूर्ण है वो पढ़ाया जाए, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुरूपता या सादृश्यता। नए चीज़ को सिखाने से पहले आप जो पुराने जो अनुभव है उससे अगर जोड़ करके बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चे की जो सीखने की जो प्रेरणा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, मतलब इसमें क्या होता है, जो भी बच्चे पहले से अनुक्रिया को करना सीख गए हैं, तो व्यक्ति में जो है एक नए उद्दीपन से भी वो जो है उत्पन्न हो सकता है। मतलब बच्चे जो है उस चीज़ का बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा बच्चे के अंदर अच्छी से अगर, है ना, अगर पढ़ने का, है ना, 8 घंटा 7 घंटा पढ़ने का अगर रूटीन जो है उसके अंदर, या फिर क्षमता जो है डेवलप हो गई, तो बाद में भी क्या कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक आशय क्या है ना, शैक्षिक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है, शैक्षिक आशय या शैक्षिक निहितार्थ, जिसको बोलते हैं शैक्षिक निहितार्थ। तो अगर कोई टीचर थॉर्नडाइक के जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है इसको अगर फॉलो करता है, तो ये कौन कौन सी बात यहाँ पे
इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि कक्षा का जो उद्देश्य है, क्लासरूम का जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या होना चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। क्लासरूम का जो ऑब्जेक्टिव है क्या होना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो सके बच्चे, इसके अलावा है ना जो उद्देश्य हैं वो छोटे छोटे जो है उप उद्देश्यों में डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना। ऐसा होने से क्या होगा, छोटे बच्चे क्या होते हैं या फिर बड़े बच्चे की बात करें तो यहाँ पे एक उद्देश्य, एक उप उद्देश्य है, उसको बच्चा जब पूरा कर लिया तो बाद में आप उसको क्या करें, पुनर्बलन दें, उसको प्रशंसा करें, तो क्या होगा, उनको और अधिक सीखने के लिए वो बच्चे प्रेरित हो जाएंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे जब उद्देश्यों में, उप उद्देश्यों में जब इसको डिवाइड कर दिया जाता है उद्देश्यों को, तो इससे क्या होता है, बच्चे सीखने के लिए क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि क्लास के जो भी हों उद्देश्य वो क्या हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं, और इस तरीके से अगर कर दें, है ना, उप उद्देश्यों में अगर आप डिवाइड कर दें तो बच्चों को जो है उस उद्देश्य को पूर्ति करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी बात है कि छात्रों को जो है लगातार परीक्षा लेनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि बार बार आप परीक्षा लेते रहो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बार बार एग्जाम्स लेंगे, है ना, अब जैसे वहाँ पे एक चीज़ फ्रेंड्स हम आपको प्रयोग यहाँ पे बताना भूल गए कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस चीज़ पे किया था, है ना। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो किसके ऊपर था, बिल्ली के ऊपर था। आप ये ध्यान से सुने, है ना। इन्होंने क्या किया था, भूखे बिल्ली को पजल बॉक्स में जो है वो रख दिया था। इसके बाद हम लोग शैक्षिक आशय पे आते हैं। पहले आप ये समझिए, यहाँ पे भूखी बिल्ली को क्या किया था, पजल बॉक्स में रख दिया था। पजल बॉक्स जो था क्या था आपका, उसमें एक सिटकिनी लगी हुई थी, है ना, सिटकिनी लगी हुई थी, जिसको दबाने से क्या होता था, दरवाज़ा खुल जाता था और बिल्ली जो है पजल बॉक्स के बाहर क्या रख दिया था, खाना रख दिया था। सिटकिनी जैसे ही खुलता था बिल्ली बाहर निकल करके खाना को खा लेता था, ठीक ना। फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे भूखी चूकी बिल्ली थी, है ना, पजल बॉक्स में क्या हुआ, बहुत सारी अनुक्रियाएँ करने लगी, है ना, अनियमित अनुक्रिया करने लगी, जैसे उछलना, कूदना, नोचना, घसोटना, है ना, इस तरीके की बहुत सारी अनुक्रियाएं करने लगी, है ना। और गलती से क्या हो गया, सिटकिनी पे पंजा दबा रखा गया और इस तरीके से जो है दरवाज़ा खुल गया और इस तरीके से खाना खा लेता है। तो धीरे धीरे देखा गया कि जब ऐसे ही इसको बार बार करवाया गया, है ना, तो क्या होता है, बिल्ली जो है ना, नोचना घसोटना जो अनियमित अनुक्रियाएं कर रही थी उसका दर जो है वो धीरे धीरे कमते चला जाता है, ठीक। उसका दर क्या होता है, धीरे धीरे कमते चला जाता है और इस तरीके से जो है सिटकिनी पे डायरेक्ट जो है क्या करता है, वो दबा देता है पंजा और इस तरीके से दरवाज़ा खोल देता है, ठीक ना। तो इस तरीके से बिल्ली जो है क्या कर लिया, सिटकिनी पे पैर रख करके दरवाज़ा को खोलना शुरू कर दिया, मतलब सीख लिया, है ना, वो क्या किया, सीख लिया। तो ये इनका प्रयोग था। तो इन्होंने क्या, इसका क्या मतलब था कि आप बच्चे को क्या करो, लगातार परीक्षा लेते रहो। मतलब क्या है कि आप बार बार बीच बीच में उसको, जैसे बिल्ली को करवाया गया ना, है ना, बिल्ली को क्या किया गया, बार बार उसको टेस्ट लिया गया कि देखते हैं इस बार क्या करता है, देखते हैं इस बार क्या करता है। तो इस तरीके से जो है बिल्ली को क्या हुआ, है ना, एकाएक क्या हुआ, जब सिटकिनी पे पंजा जब गया और दरवाज़ा खुला तो इसको क्या मिला, पृष्ठ पोषण, उनको जो है पुनर्वरण मिला आगे इस तरीके से और दोहराने के लिए। तो यहाँ पे भी जब आप लगातार परीक्षा लेते हो तो स्टूडेंट को और बार बार क्या करते हो, जब फीडबैक देते हो आपकी बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना, इससे क्या होता है, बच्चे जो है प्रेरित होते हैं आगे सीखने के लिए। नेक्स्ट तीसरी जो है बात है वो ये है कि शैक्षिक वातावरण को कैसे करना चाहिए, जीवन के, है ना, जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक जीवन से जोड़कर बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो शैक्षिक वातावरण को जब हम बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ करके जब उसको सिखाते हैं तो क्या होता है, बच्चे ठीक से किसी चीज़ को सीखते हैं। अब इतने, है ना, इतना के बाद यहाँ पे सिद्धांत का कुछ दोष है, कुछ खामियां हैं, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर दोष की बात करें तो इन्होंने सूझ जैसे महत्वपूर्ण कारक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सूझ जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय की ओर जो है इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सूझ पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे की अगर बात करें तो सीखने के बहुत सारे कारक होते हैं, है ना, लेकिन इन्होंने केवल अभ्यास, है ना, अभ्यास जैसे कारक की ओर ध्यान दिया। जो भी आपका है कक्षा का भौतिक वातावरण, है ना, कक्षा का भौतिक वातावरण, क्लासरूम का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इसके अलावा जो आपका टीचर्स का जो बिहेवियर है ना, जो बच्चे का रिजल्ट है ना, सीखने मतलब रिजल्ट का जो मतलब बच्चे का जो परीक्षा का जो परिणाम आता है, कहीं ना कहीं वो भी सीखने को क्या करता है, प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन सभी कारकों को इन्होंने नकार दिया और केवल एक कारक जो कि अभ्यास था, है ना, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो इसीलिए ये दोनों जो है इनका क्या है, आपका
कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का दोष के रूप में है। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपका आसानी से बन जाएगा। इन्होंने सूत्र जैसे सप्रत्यय की ओर ध्यान नहीं दिया तथा महत्वपूर्ण कारक के रूप में अभ्यास को माना, अन्य कारक को इन्होंने नाकार दिया या फिर उस पर बल नहीं दिया। तो ये था आपका थॉर्नडाइक का भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयोग किस पे किए थे? बिल्ली पे, है ना। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे प्रयोग किया था, लेकिन बिल्ली वाला जो प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक ना। इसके अलावा इन्होंने कुत्ता पे, है ना, मछली पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे, चिंपैंजी पे भी करना चाहते थे, बट बहुत ज़्यादा महंगा था, खरीद नहीं पाए, इसलिए नहीं कर पाए थे। तो बिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? वो बिल्ली पे किया था। भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद करके रखा था और इस तरीके से। तो ये था आपका थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। तो आपको आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग सीखने के सिद्धांत में और आगे हम लोग पावलोव, स्किनर, ये सभी चीज़ का बात करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।